गुड इवनिंग ट्वेल्थीज। इवनिंग शिफ्ट का पेपर बहुत लंबा हो गया डिस्कशन में, थोड़ा टाइम लगा। इसको अभी ख़त्म करते हैं। सेक्शन जो लास्ट सेक्शन था 5 मार्कर्स वाला वो डिस्कस करना रह गया था। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही आए हैं एग्जाम में भी, इवनिंग शिफ्ट में भी, मॉर्निंग शिफ्ट में भी, और बोर्ड में भी ऐसे ही आने वाले हैं। तो याद होगा आपको, ये नहीं हमने टाइप कराई थी, ये टाइप लास्ट 5th टाइप थी, जिसमें आपको 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं और हमें उन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका स्केलर मैट्रिक्स आता है, यानी सारे डायगोनल सेम होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इससे, तो ये आ जाएगा -3 + 16 -3 + 16 -30। तो ये आ रहा है 16 - 33 यानी -17। आप अगले वाले को चेक कर सकते हैं, वो 0 आएगा। -15 + 12 + 3 0। यानी इसका मतलब है ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। सॉरी, अगला वाला, अब डायगोनल मैंने बोला था सारे सेम आएंगे, तो यानी कि अगला वाला डायगोनल भी -17 आ रहा होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 0 0 -17। तो हमने क्या देखा कि ए बी का प्रोडक्ट -17 आई आ गया। ऐसे किया था हमने। अब उसके बाद ये सबसे इजी टाइप क्यों होती है ये वाली टाइप, क्योंकि इसमें हमें इन्वर्स नहीं निकालना होता। अभी क्या कर रहा है, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ना ये इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ, जो इक्वेशन दी हुई है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट, फिर आएगा 2 1 और -1, और फिर आएगा 4 -3 और 2, और यहाँ आ रहा है x y z, और इधर आ रहा है हमारे पास 8 1 4। तो हम ये देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है ऊपर वालों में से कोई दिया होगा, तो ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको मैंने ए नाम दिया, हम कह सकते हैं ये ए है, ये एक्स, और इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो ए एक्स = सी है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए इनवर्स सी। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने बोला इसको ये हो गया ए इनवर्स सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो कहेंगे अगर ए भी -17 आई है तो ए इनवर्स क्या होगा, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास आई × बी हो गया बी -17 ए इनवर्स, और ए इनवर्स यहाँ से आ गया हमारे पास -b/17। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, और -1/17 × b। बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी से 8 1 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें ये आ जाएगा -8 -5 -4, तो आ जाएगा -17। और फिर अगले करेंगे -64 + 6 -64 -6, तो ये आ जाएगा -70 और प्लस 36 करेंगे तो आ जाएगा 434 -34, और अगला करेंगे तो आ जाएगा -80 और 1 और 28। तो ये आ जाएगा कितना आएगा, -80, उसके बाद 1 और 28, तो ये हो जाएगा 29 माइनस करेंगे तो ये हो गया -51। तो जब 17 को मैं अंदर ले जाऊंगा माइनस को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि x 1 हो गया, y 2 हो गया और z 3 हो गया। तो ये सबसे ईजी टाइप होती है, अगर आपको याद हो। अब इसके साथ जो क्वेश्चन दिया था दूसरा मैट्रिक्स मेथड का ही दिया था, और सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली थी कि ये जो मैट्रिक्स है सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दी। तो इसका मतलब है आपको, अगर आपको ऊपर का कंसेप्ट पता है तो हमें ये भी पता है कि हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और यही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको हमने मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ राइट साइड को चेंज कर रखा है। तो 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1, और इसको हम रख देंगे x y z में, और ये हो जाएगा 3 6 2। तो हमने क्या करते हैं, इसको a, इसको x, इसको b माना, तो ax = b हो गया, और x निकालने के लिए a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x = a इनवर्स b।
अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और कोफैक्टर्स। तो हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मैं ना इसको लिख रहा इनवर्स रहा हूँ, मैं एडजॉइंट निकालूंगा और फिर डिटरमिनेंट से डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 2 + 3 5, 1 - 6 - 5 तो 5, उसके बाद -1 - 1 -5, 2 2 - 2 0, उसके बाद 3 + 4 7, उसके बाद आ जाएगा -3 - 4 -3 -4 -7 तो +7, उसके बाद 6 + 4 6 + 4 हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 9 + 2 11 -11, इसके बाद हो जाएगा 6 - 2 4। और फिर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहली रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 + 10 और +10, यानी सेम नहीं बन रहा है इसका मतलब। तो मुझे लगा था सेम बन रहा है बट ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज है। तो ये बन जाएगा 35, ठीक है। हालांकि उससे कुछ करना नहीं, सेम बने नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन तो हम अलग ही सॉल्व कर रहे हैं। अब एक्स हमारे पास एक्स है इनवर्स भी, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हमें आता है कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 + 0 + 20 35 आ जाएगा। उसके बाद 15 + 42 - 22, 42 में से 22 गए तो 20 + 15 35 ही हो गया। और उसके बाद -15 + 42 + 8, 42 और 8 50, 50 में से 15 गए तो 35, 35 से अंदर डिवाइड कर दिया तो सब हमारे पास 1 आ गया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 हो गई। और हम इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं ना बेटा, कैसे, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन आया था शॉर्टर डिस्टेंस का, बहुत इजी होता है। हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं a वेक्टर + लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो हमारे पास a1 वेक्टर था i कैप + 2j कैप + 3k कैप, और b1 वेक्टर क्या था, जो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, i - 3j + 2k। a2 वेक्टर निकालते हैं, a2 वेक्टर होता है नीचे वाला, ये वाला वेक्टर, तो ये हो गया 4i कैप + 5j कैप + 6k कैप। और b2 वेक्टर होता है दूसरे वेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, 2i 3j और k। सबसे पहले हम शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखते हैं। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो हम ये सारी चीज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a2 - a1, यानी इन दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 3i कैप 3j कैप और 3k कैप। अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। वो होता है हमारा, निकालते कैसे, डिटरमिनेंट से i j k, फिर b वेक्टर की कंपोनेंट और फिर सी सेकेंड वेक्टर की कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 - 6 - 9i कैप 1 - 4 - 3 तो +3j कैप 3 + 6 9k कैप। अब हम इसको शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड में a2 - a1 और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा ऊपर -27 + 9 + 27 और नीचे आ जाएगा रूट में इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 81 9 और 81। तो ये तो कट रहा है, तो हमारे पास आ गया 9 अपॉन √81 162 और 9 190 171 171 19 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 3√19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/√19 यूनिट्स, है ना। आप चाहो तो इसको रेशलाइज भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे करना चाहिए। ठीक है बेटा,
चलिए अब आगे करते हैं। ओके, अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारा का सारा। ओके, चलते हैं अब आगे। तो इसका आंसर, इसको यूनिट ज़रूर लिख देंगे आप, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। याद होगा आपको, एक स्पेशल टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स, याद होगा आपको मैंने एक स्पेशल टाइप कराई थी कि जब हमारा कोई प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो हम इसको ऐसी इक्वेशन लिखते हैं कि फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक्स की कोएफिशिएंट अलग कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू सॉरी वाई कॉमन लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा, फिर z लेंगे 3 माइनस लैम्डा, और फिर उसके बाद आ जाएगा -4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है हमारा जो प्लेन है ना वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन पे जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल है, और इस पे जो नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मान लेते हैं ये एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्लेन है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस पे नॉर्मल और इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो को डॉट पर 0 होगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा जे कैप, 3 माइनस लैम्डा के कैप, और इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो क्या है 5, 3 और -6। तो इनका प्लॉट 0 होना चाहिए, तो हम इसको 0 रख देते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। एंगल बिटवीन द प्लेन तो इस बार डिवाइडेड है, बट इसको हम वेक्टर के कंसेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया है इसको वेक्टर के कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा -18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 19 लैम्डा इक्वल टू 7, ठीक है ना, 11 में से 8 के 18 के और उसको लेके, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/19। अब इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 लैम्डा था तो 14 और 19 33 x/19, और 19 को उधर ले जाऊँगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 19 इंटू 2 35, 38 प्लस 5 प्लस 7 45 वाई हो जाएगा अपॉन 19 में उधर ले जाऊँगा, और 3 माइनस 7 था, 57 माइनस 7 करेंगे तो 50z, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5 इंटू 35, उसके बाद 35, और इधर आ जाएगा, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो 19 इंटू 4 76, तो ये आ जाएगा आपके पास 41, तो -41 आएगा तो इक्वल टू 41। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब चलते हैं ग्राफ के, लास्ट क्वेश्चन था हमारा और ये बहुत ईजी था। x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका ग्राफ तो हम सीधा सीधे बना सकते हैं अगर आपको याद हो। कैसे किया था हमने क्लास में, एक तो हो सकता है हम कोई 2 पॉइंट निकाल लें, ठीक है ना, x0 y0 करके, नहीं तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। x/7 y/7 इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे 7 मार्क कर दिया, y एक्सिस पे भी 7 मार्क कर दिया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाली। इसकी शेडिंग करते हैं, 0 0 इसको सेटिस्फाई करें तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ जाएगी, इधर की तरफ। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो जब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, y की वैल्यू हो रहा है 2, यानी 2 और 3 पे पास कर रहा है, ये ऐसे पास कर देंगे। अब इसकी शेडिंग जो है 0 जब पुट करेंगे तो 6 0 से बड़ा होता है, ट्रू, तो ठीक है ना, 0 0 पुट करेंगे ना इसमें तो 0 प्लस 6, तो 6 तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ट्रू आ रही है। तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ओरिजिन की तरफ जाएगी मतलब इधर की तरफ आएगी, तो कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला हो गया। इसके कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 0 0, ये आ रहा है हमारे पास 7, 0, और ये आ रहा है हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। वैसे हमें अगर ग्राफ सही बनाया है तो 2 और 5 दिख रहा है,
एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ 2,5 तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 + 5 7 हो रहा है और 4 - 15 + 6 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये 2,5 नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्यूरेट नहीं है ना, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। तो 2x + 2y = 14, क्योंकि इसको मैंने 2x बना दिया। ये -3y = -6, माइनस करेंगे कट जाएगा। 5y = 20, y की वैल्यू 4 आ गई, y को 4 पुट करेंगे तो x हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये हमारे पास क्या था, दूसरा पॉइंट ये था 0,2। अब हम ये क्या करते हैं, सारे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में जिसको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है ना, यही अप्रोच होती है, पता ही है आपको। तो जो हमने पहले पुट किया, इसको मैंने पुट कर दिया। पहले a पुट किया 0 0, तो 0 0 पे तो 0 ही आ रहा है, z की वैल्यू 0 हो गई। b पुट किया 7, 0, तो 13 × 7 91 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद हम पुट करते हैं अगली वाली पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास 3,4, 3,4 पुट करेंगे, इसको c नाम दे देता हूँ। 3,4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 3 39, 39 - 60, 3,4 पुट किया 39 - 60, तो -21 आ गया। और 0,2 पुट किया, तो 0,2 पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 0,2 पुट किया यहाँ पे तो 0 -30 आ रहा है। तो सबसे कम वैल्यू तो -30 आ रही है, तो हम कह देंगे मिनिमम वैल्यू -30 है। और कब है हमारी मिनिमम वैल्यू, जब x 0 और y -2 है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट पार्ट था। और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बेटा ऐसी फॉर्म में ही आए ना, तो हमेशा यही वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, ज़्यादा ईजी होता है, कैलकुलेशन वर्क कम होता है। ये कह रहा है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 8 4 10 6 8 6 5 0 0 5 0 पे मिल गए हैं इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पॉइंट मिले ही होते हैं तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, है ना। तो पहले हमने 0 8 पुट किया, 0 8 पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0 - 32 हो गई। ठीक है, फिर हमने पुट किया 4,10, तो 12 - 40, 12 - 40 हो गया -28, ये आ गई 4,10 पे। 6,8 पुट किया तो ये आ गया 6 × 18, 18 में से 32 गए तो -14। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 6,8। 6,5 पुट करेंगे, 6,5 पुट किया तो 18 में से 20 गए -2। इसका 0 0 पे तो 0 ही आ रहा है, और उसके बाद 5 0 पे 15 आ रहा है। तो अब उसने पूछा है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है, तो मिनिमम वैल्यू जो है आपकी -32 है, तो कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू तो -32 है। कब मिल रही है हमारे पास 0,8 पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 15 आ रही है। सम ऑफ द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन दोनों को सम कर देंगे तो -17 आ जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर z की वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू इन दोनों पे मिल रहा है तो रिलेशन क्या होगा। अब अगर मिनिमम वैल्यू दोनों पे मिल रही है तो जो वैल्यू 0,8 पे आ रही है, यानी 0p + 8q, वही वैल्यू 410 पे आएगी, यानी 4p + 10q, क्योंकि दोनों पे मिनिमम है। मिनिमम तो तभी होगी जब दोनों बराबर होंगी। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ गई 4p + 2q = 0, तो p की वैल्यू आ गई -q/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, पता है क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको। वैसे ही हमारा आंसर आ चुका है, बट यहाँ कह रहे हैं कि p और q > 0 है। तो अगर p और q > 0 है तो ये तो इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव रखूँगा तो p तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, बट हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, तो अदरवाइज इसमें कोई मिस्टेक थी। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अब हो चुका है पेपर, हमने सारे पेपर कर लिए हैं। प्री बोर्ड के आपने देखे होंगे, जल्दी ही मैं रिवीजन प्लान भी डिस्कस करूंगा कि कैसे करना है हमें। अभी आपके पेपर हो रहे हैं तो अभी आपका मेन ध्यान तो बाकी सब्जेक्ट के पेपर पे भी होगा। फटाफट जैसे ही फिनिश हो जाएंगे तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और कुछ पेपर भी डिस्कस करा करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो किसी टाइम को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, प्लानिंग करनी है। और जितना पेपर आप ट्राई करेंगे इस टाइम पे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।